कहानी के शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं होने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर हो गया। लेकिन वहाँ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बार्बी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बार्बी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बार्बी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बार्बी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तब भी उसका सामना शेरिफ नाम के एक पुलिस अफसर कार से होता है। उसे देखकर थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। तभी कुछ गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उनको बचाने के लिए बार्बी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गाय भरे खेत में पहुंच जाता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड के बाद वहां पर जमीन जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज बार्बी के सामने आकर जमीन पर गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बार्बी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी शार्प थी कि उसकी वजह से कई घर भी 2 हिस्सों में कट गए। तभी वहाँ जॉय नाम का एक लड़का आता है, उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी इस इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ को लंदन खबर मिलती है कि पूरे ट्रक की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइन्स बंद हो गई है, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, यहाँ तक कि सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शिप डाउन यानी गुम्बद है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हमें एक रेडियो स्टेशन पर फील उसके सिस्टर डोडी को दिखाते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया है। यहाँ पर फील को लग रहा था कि ये अच्छा मौका है उनके रेडियो रेटिंग को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की तरफ से आ रहा था, जिसे बार्बी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ उससे रुकवा कर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, बट इस इनविजिबल डोम समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी बात वहाँ पर एक शहर का काउंसलर मैन जिसका नाम बिग जिम था वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ पता नहीं था। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ से आने वाले ही रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। इसके थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एनजी नाम के लड़के से एंटीमेट हो रहा था। एनजी पेशे से नर्स थी और जॉय की बड़ी बहन भी थी। एंटीमेट होने के बाद जूनियर एनजी से कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एनजी उससे कहती है कि वो इसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है। उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि एनजी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलीन, एलिस और उन दोनों की बेटी नोरी उस टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि डोम ने उस टाउन को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जोलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका चेस्टर मिल शहर में बड़ा नाम था। एक दिन एक औरत उसे सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस दिन चेस्टर मिल में क्रोपीन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है, और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्रोपीन फ्यूल का आना शहर में किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया इस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है। ये वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने की वजह से इस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी के अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन जो अपनी फैमिली के साथ उस शहर में आ रही थी अनाउंसमेंट सुन लेती है। उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का मजाक है, इसलिए वो इस अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार डोम से टकराते टकराते बच जाती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा एक ट्रक डोम से टकरा कर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो जल्दी से अपनी कार के ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े हादसे को देखकर नोरी को दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ से नोरी को जल्द से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वहीं जोलिया और बार्बी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जोलिया का पति भी काम करता था। वो उसे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका पति हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जोलिया को पता चलता है कि उसका पति संडे को काम करता ही नहीं था, पर वो जोलिया के हमेशा झूठ बोलता था। हॉस्पिटल के बाहर हम बार्बी और एनजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों का साथ देखकर जूनिया के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। अब टाउन के बॉर्डर को सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असर कारण पता नहीं चलता। कुछ घंटों के बाद बिग जिम क्रोपिन के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको स्टॉर्म के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वहीं बार्बी को इस टाउन में एक दिन के लिए रुकना था, पर उसके पास रहने को जगह नहीं थी,
इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है, उसे एंजी से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बार्बी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ जूलिया आ जाती है, जिससे वो जगरना बंद कर देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर कुछ टीनएजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें से जोय भी था। जोय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जोय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिन स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नोरी ने बोला था। वहीं जोई की बहन एंजी घर पर अकेली थी। तभी अचानक उसके घर में जूनियर आकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाते हैं। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है कि शहर को कवर के इस डोम के बारे में। यहाँ पर एंजी को इससे भी यह भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एंजी को यह भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली के फादर को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इससे उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया। दूसरी साइड जूलिया बार्बी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बार्बी की नजर इसके पति की फोटो पर जाती है। उसे याद आता है कि ये वही आदमी जिसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लेंडा और शेरिफ सभी ट्रैफिक पर नजर रख रहे थे ताकि कोई टकरा न जाए। तभी अचानक शेरिफ का अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बार्बी टाउन में जोलिया के पति डॉक्टर थे, उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पैसों की बात करता है। डॉक्टर उसे पैसे देने की इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और हसाती तौर पर बार्बी डॉक्टर को गोली मार देता है। बार्बी जानता था कि भले उसने उसे गलती से मारा है, पर उसे उसकी सजा मिलेगी। इस सजा से बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर बार्बी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया से कहती है कि वो उसकी चेन को ढूंढ कर उसे दे देगी। तभी बार्बी को याद आता है कि वो चेन उस कैबन में ही गिर गया था जहाँ उसने उसके पति को मारा था। उधर जोय अपनी फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने पिछली रात दौरे के बाद उसकी मदद की थी। जोय बेन से पिंक स्टार के बारे में पूछता है तो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त कहा था, लेकिन जोय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वही रेडियो स्टेशन पर डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो सोल्जर को आपस में बातें करता हुआ सुन सकती है, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। वहाँ सोल्जर भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। लेंडा वहाँ आकर उसे शेरिफ के मन खबर सुनाते, जिससे वो लोग फौरन बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम था लेस्टर था। उधर एंजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। जूनियर वहाँ आ जाते हैं और बेड के जरिए चेन से बांध देते हैं। वही बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त है। शेरिफ की मौत से बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लेंडा उनके आसपास नहीं होती, तब वो और बिग जिम पिछले महीने में होने वाले क्रोपिन के बारे में बात करने लगते हैं कि क्रोपिन के इनकोड में उन तीनों का ही हाथ था। उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरिफ की मौत से ये कंफर्म हो गया था कि वो इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर थी। उस दिन के बाद लेंडा पुलिस स्टेशन आती है। तभी देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लेंडा के पूछने पर बिग उससे कहता है कि वो वहाँ शेरिफ की वसीयत के पेपर ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो वहाँ क्रोपिन के कोड से जुड़े पेपर्स को ढूंढ रहा होता है, जो उसी और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो फौरन बाहर आकर लेस्टर को बताता है कि मुझे लगता है वो पेपर्स शेरिफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को फौरन उसके घर में भेज देते हैं। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए से डोम के बाहर खड़े लोगों की बातचीत सुन सकती है। उनकी बात सुनने के बाद जूलिया को पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रही। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में डोम वाली बात को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाते हैं और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जो या बेन वाटर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर इन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वहीं जो देखता है कि ये डोम एक झरने की तरह है। वो बेन को बताता है कि इस डोम में बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार हो सकता है। दूसरी ओर बार्बी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के पति डॉक्टर के कैबिन में जाता है। वहाँ उसे उसका चेन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ आकर उसे देख लेता है। जूनियर इससे पूछता है कि तुम कैंजी के साथ सोए थे, यहाँ पर बार्बी को लगता है कि शायद उसने उससे चेन ढूंढते हुए देख लिया, इसलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहां से जाने नहीं दे सकता था। बार्बी जूनियर को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर पेपर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो पेपर मिल भी जाते हैं। वो उन्हें जला देता है। जब वो वहां से जाने लगता है तो उसका पेड़ लगने से पेपर की आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी से बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं।
पर फायर ब्रिगेड के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इससे लोगों की जानें भी जा सकती थी। इसे सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बार्बी लोग को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लैंडा को घर के अंदर से लेस्टर के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर घसीट कर उसे बाहर निकाल लाती है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। जहाँ पर लोग को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और बढ़ जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और घर को घिरा देता है। तभी कहीं आग जाकर शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। इनमें से पोल नाम का एक पुलिस वाला जज्बाती होकर कहता है कि हम सब लोग इस डोम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आग से जो धुआं है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर मरने वाले। इतना कहता हुआ हवा में गोली चला देता है, जो कि डोम से टकरा कर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। यहाँ पर पोल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो इसके दोस्त खेलने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नोरी जॉय के पास आकर उसे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है, जो उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि इसके घर में जनरेटर था जो कि इस टाउन के गिने चुने घरों में था। उधर लेंडा पोल को जेल लेकर आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर शोर शराबा कर रहे थे पुलिस के खिलाफ। जिम उन सबको ये कहकर चुप करवाता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पोल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लेंडा उनकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पोल सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पोल उसे धकेल कर उसे लॉकअप में बंद कर देता है, वहाँ से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है। एनजी समझ चुकी थी कि अगर इसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए वो उसे अपने बचपन की यादें याद दिलाती है, जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे, और कहती है कि हो सकता है कि टॉम का टनल पर कोई असर नहीं हुआ तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। जहाँ पर एनजी सोचती है कि वो इसके प्यार के जाल में फंस गया है तो शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पोल की जगह लेंडा को लॉकअप में बंद देखता है। वो फौरन उसे बाहर निकालता है। इन्हें पता चलता है कि पोल अपने साथ गन और गोलियां लेकर गया है। लेंडा फौरन पोल की तलाश में जंगल तरफ निकल जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि पोल अक्सर शिकार करने जंगल में जाया करता था। वहीं जिम पोल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। इधर कैरोलीन को नूरी की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदद को बिना बताए जोई के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पोल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। बार्बी से भी उनके साथ चलने को कहता है क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। वो लोग जंगल में जाने के लगते हैं। रास्ते में बार्बी अपनी खूबियां दिखाते हुए कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी तरफ जोलिया जूनियर को टनल तरफ जाते हुए देख लेती है और वो उसे रोक कर पूछती है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है। लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था, वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं यहीं पास अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इसे जूलिया का शक इस पर और भी बढ़ जाता है। वो उसका पीछा करती है, टनल तक पहुंच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नूरी साथ में नाश्ता करते थे। जॉय कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहती, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नूरी कॉन्फिडेंट थी और बातों में भी हाजिर जवाब थी। तभी बैन और दूसरी लड़की अपने साथ लेकर उस घर में आ जाते हैं। उन्हें फोन चार्ज करना होता है। इन्हें इम्प्रेस करने के लिए बैन को जनरेटर यूज करना था, जिसको जॉय बेदिली से ज्यादा दे भी देता है क्योंकि उस टाउन में जनरेटर बहुत काम की चीज थी। इधर जंगल में हम देखते हैं कि जिम की टीम पोल को ढूंढ ही लेती है। उसी टाइम पोल एक लड़की की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बार्बी पोल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे तक पहुंच जाता है, जहां पहुंच कर उसे पता चलता है कि डॉम ने ट्रक को भी कवर करा हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां आकर उसे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इसका पीछा कर रही थी। जूलिया पागलों की तरह इस इनविजिबल बॉल को मुक्के मारने लगता है। जूलिया उसे रोकती है। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक गलती की वजह से जनरल इसकी इस बेकार से जोम में फंस गई है। उधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है जो अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर को यूज करने आए थे। एक बदमाश लड़का जनरेटर यूज करने के पैसे वसूल करने की कोशिश करता है, जो कि उसका था ही नहीं। उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ये देखकर नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मामला और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ गलत हो जाए तभी लाइट ही चली जाती है। नूरी से पास बहुत खुश होते हैं कि जॉय ने उस बहस में उसका साथ ही दिया था। वहीं जंगल में बार्बी और जिम पोल को ढूंढ ही लेती हैं, पर पोल ने अपनी गन निकाल रखी थी, जिससे वो जिम को मारने ही वाला था। तभी पीछे से लेंडा आकर उसे शूट कर देते हैं। दूसरी तरफ कैरोलीन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नूर से मिलती है। वो नूर से कहती है कि उसे थोड़ा सा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांस सुनकर जॉय और नूरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे इन दोनों को दौरा लगना शुरू हो जाता है। वो दोनों एक साथ पिंक स्टार के बारे में बात करने लगते हैं। उधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाते हैं, लेकिन इस बार इसके हाथ में फर्स्ट एड किट होती है। एनजी इसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से कैंची अपने पास रख लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बार्बी दिन भर थकान के बाद घर वापस लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद बार्बी पर शक करने लगती है और जब बार्बी नहाने जा रहा था तो जूलिया उसका सामान चेक करने की कोशिश करती है।